हेलो नमस्कार वंदकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे इस चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा। नाम तो अब जान ही गए होगे यार, है ना? नाम तो जान ही गए होगे। नाम है मेरा सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एग्जाम्पलर सीरीज में आ गए हैं। देखो मैं उचकता रहता हूँ, कभी एग्जाम्पलर सीरीज में आ जाता हूँ, कभी वन शॉट में आ जाता हूँ, कभी आपको आपके सिलेबस के वीडियोस देता रहता हूँ, लेकिन पढ़ाता सब कुछ हूँ, है ना? छोड़ता कुछ भी नहीं, ना आपको छोड़ता हूँ ना सिलेबस छोड़ता हूँ, है ना? मैं सिर्फ क्या लाइन है, बड़ी अच्छी सी लाइन है ना, दिल दुखा के आजमा के या रुला के छोड़ना हमने सीखा ही नहीं, अपना बना के छोड़ना। क्या बात है, वाह, है ना? तो इसी के साथ, इसी अच्छे मैसेज के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और क्या है भैया, क्या पढ़ना है आज हमें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के। हमेशा जो बोलता आया हूं आज फिर वही बात बोलूंगा, नई बात तो बोलूंगा नहीं। नहीं 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 ना नहीं ना ना नो 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 ना, सुनो मेरी बात सुनो, नई बात भी बोलूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पुरानी बात जो मैं करता आया हूं, अरे यार तुम लोग यार देखो, आज मूड मत बनाओ। मैं ये बोल रहा हूं कि हम जब पुराने बेस वीडियोस देखते थे, इतने सारे वीडियोस मैंने आपको दिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जब मैंने आपको पढ़ाया, कितना ज्यादा पढ़ाया, बहुत सारे बेस वीडियोस दिए। तो भैया उस बेस वीडियोस का काम क्या है? उस बेस वीडियोस से आपको अपने कंसेप्ट बनाने हैं। क्या बनाने हैं? कंसेप्ट बनाने हैं। जब कंसेप्ट बन जाएंगे तो आके हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। सीधे न्यूमेरिकल में कूद जाओगे अगर तो क्वेश्चंस बनेंगे नहीं और फिर बोलोगे कि सर क्या पढ़ा दिया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो पहले जाके चैप्टर पढ़ो और उसके बाद फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने आओ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने मैं लेकर आता हूं। अ टॉल सिलेंडर इज फिल्ड, ओहो, टर्मिनल वेलोसिटी भैया v वर्सेस t डायग्राम पढ़ा चुका हूं। A tall cylinder is filled with viscous oil, okay, ठीक है। A round pebble is dropped from the top with the zero initial velocity, ठीक है। From the plot shown in the figure indicate the one that represents the velocity versus time graph। देखो पेबल को छोड़ोगे, है ना? पेबल धीरे धीरे आएगा, नीचे आएगा, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और एक टाइम आएगा जब विस्कस फोर्स, बाइंड फोर्स वेट के बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स हो जाएगा पेबल पे क्या? जीरो। और जैसे ही नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, तो जो आपका पेबल है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और वो वेलोसिटी क्या बन जाती है? टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसका ग्राफ कौन सा सबसे सही है? सबसे सही ग्राफ है ये वाला। आंसर क्या हो गया इसका? सी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन था, हमको तो देखते ही बन गया था सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन देता हूं ना तो वीडियो को पॉज किया करो, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट किया करो और लिखा करो कि सर हमने आपसे पहले सॉल्व कर लिया था। मेरा दिल गदगद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गदगद हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा मेरे लिए इतनी मेहनत कर लिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। या स्ट्रीमलाइन फ्लो आप देखते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्लो होता है। क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्लो होता है। उसमें कभी भी स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कट नहीं करती, इनफिनाइट नंबर होती है और कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो यहां पर कट कर चुकी है, इसका मतलब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है। आंसर क्या हो गया? ये हो गया। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, मैं चाहूं तो इसका थ्योरी आंसर आपको यहां पे लिखवा के दे सकता हूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो डिस्कशन से सॉल्व होने चाहिए। मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपके दिमाग में चीजें आएंगी, है ना? ये सारी चीजें आपको लेक्चर में मिल जाएंगी। कसम से झूठ नहीं बोल रहा, अरे मेरी आंखों में सच्चाई देख लो भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये सारी चीजें आपको लेक्चर में मिल जाएंगी। मेरा काम है सिर्फ आपको उसको याद दिलाना और मैं वही करने आया हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अलोंग अ स्ट्रीमलाइन द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। The velocity of all fluid particle crossing a given position is constant. The velocity of all fluid particles at a given instant is constant. अच्छा, the speed of a fluid particle remains constant. तो भैया इसमें तो आपको पता है यार कि हम अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर देखें तो स्ट्रीमलाइन क्या होनी चाहिए भाई? एक जैसी है। देखो ना, ये देखो, ये कोई पाइप लाइन है ना? ये पाइप है, इससे पानी फ्लो हो रहा है। अगर मैं स्ट्रीमलाइन ड्रॉ करूं तो ये हमारी स्ट्रीमलाइंस बनेंगी, ठीक है ना? दिस इज आवर स्ट्रीमलाइंस, ये स्ट्रीमलाइन होगी, ऐसी बहुत सारी स्ट्रीमलाइंस होंगी, ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर आप देखो, ये कोई लोकेशन है XX, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आप देखोगे तो वेलोसिटी क्या रहने वाली है? हर स्ट्रीमलाइन पर कांस्टेंट रहने वाली है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन है क्या ऐसा? द वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसिंग अ गिवन पोजीशन इज कांस्टेंट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई? आंसर बी, ठीक है। सिंपल सी बात है, स्ट्रीमलाइंस की प्रॉपर्टी है तो वही हमने देखा है। अच्छा, कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? एक लोकेशन पर हर जगह कांस्टेंट होनी चाहिए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ 2 सेक्शंस विद डायमीटर्स 2.5 सेंटीमीटर और 3.75 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इन द 2 पाइप्स। क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या लगानी है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या लगानी है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। आइए सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2, ठीक है?
ये क्या हो जाएगा भाई, पाई बाय 4 डायमीटर दिए ना, ठीक है। तो मैं डायमीटर की जगह मैं रेडियस लेकर कर दूं सॉल्व, तो कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डायमीटर लेकर भी तो कर सकते हैं, कर दो सर। पाई बाय 4 डी स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू V1 इज इक्वल्स टू A2 कितना है भाई, पाई बाय 4 इंटू 3.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू V2, ठीक। ये पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट गया, ठीक। हमको V1 बाय V2 निकालना है, तो V1 बाय V2 इज इक्वल टू V1 बाय V2 इज इक्वल टू 3.75 अपॉन 2.5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 9/4, 3.75 डिवाइड बाय 2.5 का होल स्क्वायर कितना, 2.25। ओके नाइस, आंसर इज 9/4, आंसर इज 9/4। क्लियर, सिंपल था। ये देखो, एक स्टेटमेंट लिखना था और सॉल्व करना था, कुछ भी खास में नहीं था। अगर आप इसको चाहते भी तो डिवाइड आराम से हो जाता, ठीक है ना, 1.5 आता, 1.5 का स्क्वायर हो जाता, हाँ कि ना, ठीक है, पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ओ हो, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, एग्जाम्पलर में कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो एकदम ही तगड़े क्वेश्चन होते हैं, एकदम खली जैसे क्वेश्चन, बलशाली बाहुबली क्वेश्चन। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम ही लुंज पुंज क्वेश्चन होते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो आपको लॉन्ग आंसर में मिलते हैं। लॉन्ग आंसर में कुछ ऐसे भी होते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं, जिनको करने की जरूरत आपको नहीं होती है। तो ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को, आपको जरूर समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन जरूरी है और कौन सा क्वेश्चन जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एट द इंटरफेस ऑफ वाटर ग्लास इज 0 डिग्री, ठीक है। इथाइल अल्कोहल ग्लास इज 0 डिग्री, मर्करी ग्लास 140 डिग्री। अच्छा, तो ये क्या हो गया, 140 डिग्री वेटिंग लिक्विड हुआ कि नहीं हुआ, 140 डिग्री वेटिंग हुआ कि नॉन वेटिंग हुआ? आंसर तो जल्दी से, वीडियो पॉज करो, कमेंट में आंसर बताओ, ठीक। एंड मेथाइल आयोडाइड ग्लास इज ओके 30 डिग्री, ठीक। A glass capillary is put in a trough containing one of these 4 liquids. It is observed that meniscus is convex. अच्छा, meniscus convex हो गया तो लिक्विड बताओ कौन सा होगा? लो भैया, सब पुरानी क्लासेस का है भाई, जिनने नहीं अटेंड की है पुरानी क्लासेस उनको कुछ समझ नहीं आएगा, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा कॉन्वेक्स ट्रफ है, क्या है, ऐसा कॉन्वेक्स ट्रफ आया है। तो भाई ये कब आता है, ये कब आता है? जब आपका मेनिस्कस, ट्रफ बोल रहा हूं, कॉन्वेक्स मेनिस्कस कैसा है भाई, ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मेनिस्कस आपको कब देखने को मिलता है? जब आपका लिक्विड क्या हो, नॉन वेटिंग हो। इनमें से नॉन वेटिंग लिक्विड कौन सा है? जिसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो। अरे हाँ कि ना, कौन सा ऐसा लिक्विड है जिसमें कांटेक्ट एंगल आपको 90 डिग्री से ज्यादा दिख रहा है? आंसर है मरकरी ग्लास, आंसर है मरकरी ग्लास, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, मरकरी। क्लियर, सिंपल? हाँ सर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ, सारी चीजें पढ़ी है हमने, है ना, कैपिलरी एक्शन, सरफेस टेंशन, सब कुछ हमने पढ़ लिया है बारी बारी से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर अ सरफेस मॉलिक्यूल द नेट फोर्स ऑन इट इज 0। बिल्कुल गलत बात है। कोई मॉलिक्यूल है जो सरफेस पे है, याद करो यार, याद करो, सब पढ़ाया है क्लास में मैंने। ये सरफेस मॉलिक्यूल है, ठीक, सरफेस मॉलिक्यूल है, देखो ये सरफेस मॉलिक्यूल है भैया। ये अब इसको खींच रहे हैं नीचे वाले मॉलिक्यूल, क्या कर रहे हैं भाई, इसको हर तरफ से नीचे वाले मॉलिक्यूल खींच रहे हैं। तो क्या इस पे नेट फोर्स 0 हो पा रहा है क्या? नेट फोर्स किस पे 0 होगा? उस मॉलिक्यूल पे जो पानी के अंदर है। क्यों? क्योंकि इसको हर जगह से इक्वली खींचा जा रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो। इस पे नेट फोर्स 0 है, लेकिन इस पे नेट फोर्स 0 नहीं है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, नॉट 0, बट यहां पर नेट फोर्स 0 है। आई बात समझ में? तो पहला ऑप्शन तो सरासर गलत है। देयर इज नेट डाउनवर्ड फोर्स, बिल्कुल सही, देयर इज अ नेट डाउनवर्ड फोर्स, ये बिल्कुल सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल इनसाइड, गलत बात है। मैंने आपको समझाया था कि जब इस मॉलिक्यूल को नीचे खींचा जाता है तो ये मॉलिक्यूल नीचे आ जाता है, लेकिन इसकी जगह तो खाली हो जाती है ना। इसकी जगह को भरने के लिए नीचे का एक मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ भागता है, और जब ये नीचे से ऊपर की तरफ भागता है तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करता है, वर्क करता है। तो वर्क के लिए उसे एनर्जी चाहिए पड़ती है, एनर्जी हम उसको देते हैं और एनर्जी लेके यहां पर आ जाता है। तो इस मॉलिक्यूल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नीचे वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है, क्योंकि ये वर्क करके ऊपर आया है और वर्क के लिए इसको एनर्जी प्रोवाइड की गई है। आई बात समझ में? हाँ सर। तो यहां ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन दैट ऑफ अ मॉलिक्यूल इनसाइड। अच्छा, तो देखो आप, ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है कि नेट डाउनवर्ड फोर्स है मॉलिक्यूल पर, ठीक है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बाकी मॉलिक्यूल्स के जो फ्लूइड के अंदर है उससे ज्यादा है, ठीक है। ठीक है सर, ओके, सब कुछ पढ़ा है। चलिए भाई, वेरी गुड, कर लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, ओके, इट इज द रेशो ऑफ फोर्स टू एरिया एंड बोथ फोर्स एंड एरिया आर वेक्टर्स।
अच्छा भाई, वेक्टर से तो हम डिवाइड करने की बात नहीं करते हैं, तो हमको ये ऑप्शन सही नहीं बोलना चाहिए। वेक्टर से डिवीजन की बात हम नहीं करते हैं, ठीक। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू द एरिया, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है ना। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू द एरिया, ठीक। इट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू द एरिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो आप जब भी फोर्स की बात करते हो ना, जब भी फोर्स की बात करते हो तो आप किसी प्लेन पर मान लीजिए ऐसा फोर्स लगाया, ध्यान से देखिएगा, दूसरा कलर लेता हूं, दूसरा कलर ले लेता हूं, ऐसा फोर्स लगाया, देखो ये लगा है फोर्स, ठीक। ये है एरिया, एरिया वेक्टर आप मानते हो क्या? परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर आप क्या मानते हो? परपेंडिकुलर। मानते हो कि नहीं मानते हो? पढ़ाया है मैंने क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक। चलो, अरे यार रबर काम क्यों नहीं करती हो तुम यार, तुम्हारा काम है मिटाना, मिटाती नहीं हो तुम। चलो, तो ये लग रहा है फोर्स, ठीक। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हो सकता है ये और एक हो सकता है ये, है ना। ये फोर्स तो क्या बनाएगा? टेंजेंशियल फोर्स है, क्या बनाएगा? शियर स्ट्रेस बनाएगा, है ना। हमने शियर बनाएगा, शियर फोर्स बनाएगा, ठीक। स्ट्रेस की बात बाद में करेंगे, अभी शियर स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे। हमको काम है किसकी? काम है किसका? इस परपेंडिकुलर फोर्स का, जो क्या है? इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? तो ये लिखा हुआ है, इट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू द एरिया। एरिया से क्या है? नॉर्मल है, वो बनाता है प्रेशर। तो आपको पता है यार, मैं जब भी आपको प्रेशर लगाने को बोलूंगा, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि इस बोर्ड पे प्रेशर लगाओ, तो आप क्या करोगे? अपने आप हाथ लोगे और ऐसे बोर्ड को दबाने लग जाओगे, मतलब डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन दिमाग में फिक्स है। मैं बोलूंगा भैया इसमें, इस कैलकुलेटर में आप प्रेशर लगाने लग जाओ, मैं आपको डायरेक्शन थोड़ी ना बता रहा हूं, आप ऐसे उंगली से इसको दबाने लग जाओगे। क्या कर रहे हो आप? डायरेक्शन फिक्स है ना। जब एक्सपेरिमेंट हुए थे, जब हमको प्रेशर के बारे में पता चला था, हमने ऑलरेडी उसकी डायरेक्शन क्या कर दी थी? फिक्स कर दी थी। इसलिए प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसके लिए हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। क्लियर बात है? तो इसका आंसर हो गया बी एंड सी। डी ऑप्शन क्या है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एरिया चूजन। हाँ, इसके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, इररिलेवेंट बात है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बदलना। हाँ, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के बारे में बात की थी। अरे डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, डायनेमिक की क्या यूनिट होती है, काइनेमेटिक की क्या होती है, सारी बात कर चुके थे। विस्कोसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, प्रेशर पे करती है कि नहीं करती है, सारी बातें हमने लेक्चर में की हैं भाई। यहाँ करूंगा तो एग्जाम्पलर का मतलब क्या? तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने आए ना, पढ़ तो हम बेस वीडियोज में पूरा वैसे ही चुके हैं, ठीक। तो यहां हमसे बात की गई है विस्कोसिटी गैसेस और लिक्विड की। आपको पता है कि जब मैं गैसेस को क्या करता हूं, गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाता हूं, गैस को अगर हीटअप करूंगा तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं भाई? टेम्परेचर लेकर इधर उधर रैंडम मोशन करने लगते हैं, भागने लगते हैं, एक दूसरे से टकराने लगते हैं। तो उनके बीच में क्या होता है? घिसाव होता है, जिससे उनकी जिसके कारण उसमें क्या होती है? विस्कोसिटी बढ़ती है ना। तो गैसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाता है, इसलिए गैस में विस्कोसिटी क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने लगते हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगते हैं, कोहेजन फोर्सेस क्या होने लगते हैं? कम होने लगते हैं, है ना। उसके कारण क्या होता है? विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। किसमें? लिक्विड में। तो लिक्विड में विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, गैसेस में विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, पढ़ाया हुआ है सब मैंने। चलो वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन बन भी गया होगा, कुछ खास ऐसा इस क्वेश्चन में था भी नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड्स विथ, ओह देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी एक नंबर बताया था, रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। आपको मैंने बताया था कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000, ये 2300 भी आपको बुक्स में 2300 भी मिलेगी ये वैल्यू, ठीक है ना। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 या उससे कम है तो फ्लो लैमिनार हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लो लैमिनार हो जाता है। और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2300 से ज़्यादा है, वैसे तो 2000 भी लिखी हुई मिलेगी आपको, अगर 2300 से ज़्यादा है तो ये फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट। क्या हो जाता है? फ्लो टर्बुलेंट। लेकिन ये सारी चीज़ें किसके लिए है? पाइप फ्लो के लिए। लैमिनार फ्लो किसके अंदर होना है? फ्लो किसके अंदर होना चाहिए? पाइप के अंदर होना चाहिए। सारी बातें जो मैंने की है ये पाइप फ्लो के लिए की है कि पाइप के अंदर फ्लो होना चाहिए, है ना। अगर प्लेट के ऊपर बह रहा होगा कोई लिक्विड तो रेनॉल्ड नंबर की बात अलग होगी, है ना, वहां लाखों में बात होने लगेगी। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? पाइप फ्लो की बात कर रहे हैं। जनरली हम पाइप के अंदर फ्लो कराते हैं। तो बोल रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मोर लाइकली फॉर लिक्विड्स विथ, अब जो रेनॉल्ड नंबर होता है ना बेटा रेनॉल्ड नंबर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है रो वी डी बाय म्यू, जिसमें ये होती है डेंसिटी, जिसमें ये कहलाती है डेंसिटी, ये कहलाती है वेलोसिटी
और ये कहलाता है क्या, डायामीटर, डायामीटर है ना, और ये है आपकी विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। कौन सी विस्कोसिटी, डायनामिक, इसको एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोला जाता है। ठीक, ओके, ठीक है सर, छींक आ रही है, छींक आ रही है, छींक आ रही है, ठीक है, नहीं आई, रुक, आई एम सॉरी, मास्क पहन लो फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए, तो आप देखो यहां पूछा है कि हमको कैसा फ्लो चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहिए, है ना, यानी कि लैमिनार फ्लो चाहिए। कैसा फ्लो चाहिए, लैमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो को दूसरे तरीके से जाना जाता है, किस नाम से, लैमिनार फ्लो के नाम से। ठीक है, जल्दी 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 मास्क पहन लो। हाँ, तो अगर आपको फ्लो लैमिनार चाहिए तो आपको रेनॉल्ड नंबर चाहिए 2000 के नीचे। क्या चाहिए, 2000 के नीचे। तो रेनॉल्ड नंबर आपको कम चाहिए, तो रेनॉल्ड नंबर अगर आपको कम चाहिए तो आपको विस्कोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो रेनॉल्ड नंबर कम होगा, हाई विस्कोसिटी करनी पड़ेगी। ऑप्शन है क्या इसमें, हाई विस्कोसिटी का ऑप्शन है। ठीक, और रेनॉल्ड नंबर कैसे कम हो सकता है, अगर मैं डेंसिटी कम कर दूं। अगर मैं ऐसा लिक्विड ले लूं जिसकी डेंसिटी कम हो तो भी रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, कम होगा। और रेनॉल्ड नंबर अगर कम होगा तो आपका फ्लो स्ट्रीमलाइन होता जाएगा। आई बात समझ में, तो ठीक है, यहां पर आ गया लो डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी, लो डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी। ठीक है, आ गया समझ में, हाँ सर समझ में आ गया है। आइए, जिनको ये वैल्यूज लिखनी हो प्लीज लिख सकते हैं, प्लीज लिख सकते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इज विस्कोसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, ना, विस्कोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड या फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। ये इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, नेक्स्ट, इज सरफेस टेंशन अ वेक्टर, नो, सरफेस टेंशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सरफेस टेंशन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओह क्वेश्चन है, सोल्यूशन, आओ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। पॉज करिए आप वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। आइसबर्ग फ्लोट्स इन वाटर विद पार्ट ऑफ इट सबमर्ज्ड। अच्छा, आइसबर्ग तैर रहा है। टाइटैनिक देखी होगी ना, टाइटैनिक में क्यों मौत हो जाती है भैया लोगों की, टाइटैनिक क्यों टूट जाता है, क्योंकि वो किससे टकरा जाता है, आइसबर्ग से टकरा जाता है। किससे टकरा जाता है, आइसबर्ग से। ठीक है ना, तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे आपको भाई इसी बेस पर। अच्छा, तैयार हैं आप, पानी भी हाँ एक सेकेंड हाँ, अब आइसबर्ग है वो क्या कर रहा है भाई, तैर रहा है पानी के अंदर, सबमर्ज्ड है, ऐसा पार्टली, है ना, ऐसा ऐसा। ठीक, मान लीजिए पूरे आइसबर्ग का वॉल्यूम v है और जितना पार्ट पानी के अंदर सबमर्ज्ड है वो मैं बोल दूं v डैश है। क्या है, v डैश वॉल्यूम है उसका। ठीक है, और पूरे आइसबर्ग का वॉल्यूम कितना माना है मैंने, पूरे आइसबर्ग का वॉल्यूम माना है मैंने v। ठीक, वो पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग सबमर्ज्ड, कितने फ्रैक्शन का है वॉल्यूम है जो सबमर्ज्ड है, वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है भाई, मतलब आपसे वो क्या पूछ रहा है, v डैश बाय v का रेशो पूछ रहा है ना। अच्छा, आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है क्या, फ्लोटिंग की कंडीशन क्या होती है, फ्लोटिंग की कंडीशन ये होती है कि जो बाइंड फोर्स लग रहा है वो mg के बराबर हो। हाँ कि ना, याद आया कि नहीं आया, अरे हाँ सर बिल्कुल याद है हमको कि जो बाइंड फोर्स लग रहा हो वो किसके बराबर हो, वेट के बराबर हो। तो यार देखो, बाइंड फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी इज इक्वल टू मास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिख दूं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ होल सॉलिड इनटू जी, यही होगा कि नहीं होगा, जी से जी काट दो। ठीक, यहां पर जब आप वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बोल रहे हो, कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, जितना आइसबर्ग का वॉल्यूम पानी के अंदर होगा, जितना आइसबर्ग का वॉल्यूम पानी के अंदर होगा उतना ही वॉल्यूम तो डिस्प्लेस होगा वाटर का। हाँ सर, तो मैं बोल सकता हूं क्या, VL इज नथिंग बट V डैश एंड वेलोसिटी बोल रहा हूं, वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज V। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो आ जाओ, यहां पे आपको डेंसिटी दी गई है क्या, आइसबर्ग सबमर्ज्ड द डेंसिटी ऑफ आइस इज, अच्छा डेंसिटी ऑफ आइस आपको दे दी गई है। ठीक है, चलो, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना होगा, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। VL की जगह आप क्या लिख सकते हो, V डैश डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू VS, VS कितना है, V के बराबर। आपको क्या निकालना है, V डैश बाय V, आपको निकालना है V डैश बाय V। ओके, V डैश बाय V, ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ S अपॉन डेंसिटी ऑफ L। ये लो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड मतलब आइस की डेंसिटी कितनी है, 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ग्राम को चेंज करना है, देखो अगर चेंज करना है आपको सीखना है तो ये सीख लो,
ग्राम को आपको चेंज करना है केजी में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो ये केजी में आ गया, ठीक है, ओके, डिवाइड बाय। अब सेंटीमीटर की पावर 3 है, इसको आपको मीटर क्यूब में चेंज करना है। किसको चेंज करना है? सेंटीमीटर क्यूब को आपको मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² की पावर 3, तो ये कितना हो गया? 10⁻6 हुआ। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻6, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 10⁻3। तो 917 kg पर मीटर क्यूब कितना आ जाएगा? 917 kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये कटा कितना आया? 0.917। मतलब V डैश बाय V कितना आ गया? 0.917। यानी कि कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है भाई? आइसबर्ग का कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है? 91.7% ऑफ V। 91.7% ऑफ V जो उसका टोटल वॉल्यूम है, उसका 91.7% क्या है? अंदर डूबा हुआ है, बाकी बाहर है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि कितना पार्ट बाहर है, ये भी पूछा जा सकता था। तो आपको पढ़ना पड़ेगा अंग्रेजी ध्यान से कि वो बाहर वाला हिस्सा पूछ रहा है कि अंदर वाला हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है? हाँ सर, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel filled with water is kept on a weighing pan. Oh, nice, nice, nice. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। A vessel filled with water is kept on a weighing pan and the scale adjusted to 0. अच्छा, ठीक है, जो बोल रहा है मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। एक पैन है, मतलब एक वेइंग पैन है ना? इस पे आपने एक वेसल रख दी है, ठीक, और उसमें पानी भरा है, और जो भी वजन आ रहा होगा इसका, आपने क्या दिखा दिया भाई कि इसको स्केल को क्या कर दिया आपने? 0 पे फिक्स कर दिया। अरे आपने देखा होगा ना, जब आप किराना विराना लेने जाते हो तो एक वेइंग पैन होता है, उसके ऊपर एक डब्बा रखा होता है, बास्केट रखी होती है छोटी सी प्लास्टिक की, उसका वजन नहीं दिखा रहा होता, 0 दिखाता रहता है। तो क्या करता है वो? उसको स्केल को 0 कर देता है। वो ये मान लेता है कि भाई हमेशा जो आपका वेइंग पैन है उसमें ये प्लास्टिक की बास्केट तो रखी ही रहेगी, तो उसके वजन को इंक्लूड करके वो स्केल को क्या कर देता है? 0 कर देता है, ठीक है? तो वैसे ही किया है हमने, पानी भरा है वेसल में और स्केल को 0 कर दिया है। अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड डेंसिटी रो इज सस्पेंडेड। अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड डेंसिटी रो, ब्लॉक ऑफ मास m एंड डेंसिटी रो इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग। अच्छा, डुबा दिया है इसको अंदर ऐसे, है ना? इस सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग, इसका मास m है और डेंसिटी रो है, ठीक है? पतला कर लूं पेन थोड़ा सा। और विथ स्प्रिंग कांस्टेंट k, लो भाई स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे दिया है? k। दिस ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इनसाइड इनटू द वाटर। अच्छा, डुबा दिया है ना, पूरा डुबा दिया, सबमर्ज कर दिया है, ठीक है भाई। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्केल? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द स्केल? अब रीडिंग ऑफ द स्केल क्या आएगी? जो अपथ्रस्ट पड़ने वाला है, जो वाटर अपथ्रस्ट लगाएगा इस ब्लॉक में, वही हमारी क्या होने वाली है? रीडिंग होने वाली है। वही अपथ्रस्ट लगेगा ब्लॉक पे और वही हमको रीडिंग में पैन में दिख जाएगा। तो भाई आप रीडिंग नहीं, आप अपथ्रस्ट नहीं निकाल सकते क्या? अरे भाई बायंड फोर्स निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? बायंड फोर्स इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ लिक्विड and volume displaced by the solid or volume displaced of the liquid into G। अच्छा अच्छा, डेंसिटी ऑफ वेसल इज फिल्ड विथ वाटर है, ठीक है ना? चलो, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी हो गई? 1000 हो गई, इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो गया भैया? जितना वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हुआ? मास अपॉन डेंसिटी। यही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। तो आप वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस की जगह आप क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम ऑफ मास m। जो पूरा मास अंदर डूबा हुआ है ना, तो जितना वॉल्यूम होगा उस मास का, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ होगा। आई बात समझ में? हाँ सर। तो हम इसका क्या वॉल्यूम लिख सकते हैं? m अपॉन रो लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, तो m अपॉन रो। अच्छा, इसको मैं डेंसिटी ऑफ वाटर लिख दूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, इनटू जी, ठीक। तो यहां हम बोल सकते हैं इट इज डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ मास इनटू m इंटू जी। दिस इज द अपथ्रस्ट, और यही आपको क्या मिलने वाली है? पेन पे रीडिंग मिलने वाली है। चलो भाई आगे बढ़े, है ना? तो आपको ये समझ में आया कि वेइंग पैन हमको वही रीडिंग दिखाएगा जो अपथ्रस्ट लगाने वाला है वाटर, क्योंकि वाटर को आप डिस्प्लेस करोगे तो वाटर क्या लगाएगा? अपथ्रस्ट लगाएगा, और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के कारण हमको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगी। आई बात समझ में? हाँ सर। आओ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बदला क्या? नहीं बदला सर, अब बदलेगा। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, आउट ऑफ इट्स हाइट एल, फ्रैक्शन एक्स इज सबमर्ज्ड इन वाटर। ओहो, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे यार, है ना। जो वो बोल रहा है पहले वो मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक। मान लीजिए ये पानी है, एक वेसल बोल रहा है सरफेस ऑफ वाटर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है भाई। ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ये सबमर्ज्ड है वाटर में। कितने डेप्थ तक सबमर्ज्ड है भाई? वो बोल रहा है कोई एक्स डेप्थ तक सबमर्ज्ड है, ठीक है ना। टोटल लेंथ जो इस क्यूबिकल ब्लॉक की है वो कितनी है? एल है, ठीक है। द वेसल इज एन एलिवेटर। अच्छा ये वेसल है भाई, है ना, कंफ्यूज मत होना, ये वेसल है, ये वेसल है, ठीक है। आया समझ में? हाँ सर समझ में आया। द वेसल इज इन एन एलिवेटर एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन है, व्हाट इज द फ्रैक्शन इमर्ज्ड। अच्छा पहले इसको किसी एलिवेटर में नहीं रखा है और आपसे पूछ रहा है कि कितना पार्ट इमर्ज्ड होगा, कितना पार्ट डूबा हुआ है। फिर बोला कि इसी वेसल को उठा के आपको किस में रखना है? एक एलिवेटर में रखना है, और एलिवेटर को क्या करना है? ए एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाना है, और ये नोटिस करना है कि ये कितना अंदर और डूबता है, इस एक्स की वैल्यू बदलती है या नहीं, है ना, ये चेक करना है। तो पहले हम देखते हैं केस वन। केस वन, जब उसको कहाँ रखा है हमने? बाहर रखा हुआ है, ऐसे ही जमीन पर, ठीक है ना। जब ये रेस्ट पर रखा हुआ है आपके वेसल को, हमने कहीं नहीं जा रहा आपका वेसल, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कंडीशन फ्लोटिंग की है। तो अगर फ्लोटिंग की कंडीशन है, फ्लोटिंग की कंडीशन है, तो हम बोल सकते हैं कि बायंड फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बायंड फोर्स क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी इज इक्वल्स टू मास क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ होल सॉलिड इनटू जी। जी से जी क्या कर दो? काट दो, ठीक। डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको दी हुई है क्या? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ डेंसिटी रो, अच्छा वाटर दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब आप बताओ कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वाटर का? तो मैं बोल सकता हूं क्या इतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है? ये देखो, क्या इतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है? हाँ सर इतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, हाँ कि ना? हाँ सर इतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। तो हम क्या कितना वॉल्यूम बता सकते हैं इसका? एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, एरिया कितना होगा? एल स्क्वायर इंटू एक्स। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपको रो दी गई है, तो रो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होगा? एल क्यूब, क्यूब, अरे हमारे क्यूबिकल ब्लॉक का वॉल्यूम एल क्यूब, ठीक है। चलो अगर आप यहां से देखो x की वैल्यू निकालना चाहो तो कितनी आएगी? ये कटा, कितना बचा? l बचा। x इज नथिंग बट रो अपॉन रो डब्ल्यू, रो अपॉन रो डब्ल्यू इंटू एल। एक्स की वैल्यू आई है ये, ठीक है ना, लिख कर रख लेता हूं उसको साइड में। x इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन रो डब्ल्यू, रो इंटू एल अपॉन रो डब्ल्यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। अब क्या बोला उसने? अब बोला कि आप इस वेसल को ले जाके एक एलिवेटर में रख दो और इसको ए एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाओ, ए एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाओ। अरे भैया, अरे भैया, ए एक्सेलरेशन से जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो यहां पर इफेक्टिव जी आने लग जाएगा। क्या आने लग जाएगा? इफेक्टिव जी। पहले जब ये रखा हुआ था बाहर तो वेट कितना था ब्लॉक का? mg, ठीक है ना। अब जैसे ही आप इसको एलिवेटर में रख दोगे, एलिवेटर के केसेस है यार, जी इफेक्टिव आ जाएगा और कितना हो जाएगा? वो g प्लस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेम यही कंडीशन है फ्लोटिंग की, है ना। हम केस 2 देख रहे हैं, अब केस 2, सेम यही फ्लोटिंग की कंडीशन है। एफ बी इज इक्वल्स टू एम जी रहेगा, लेकिन एम जी प्लस ए हो जाएगा जी इफेक्टिव, एम जी इफेक्टिव, क्योंकि अब आपने इसको एलिवेटर में रख दिया, एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, हाँ कि ना। तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी प्लस ए। अरे भारी हो जाती है ना चीजें भाई। अरे भाई आप एलिवेटर के केस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? मैं अगर खड़ा हो जाऊंगा एलिवेटर में और एलिवेटर ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से, तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, एपरेंट वेट ज्यादा आएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, ठीक है, वेरी गुड। बाइंड फोर्स अभी भी वही रहेगा कि नहीं रहेगा? हमें नहीं पता, क्योंकि हमको क्या पता कि ये एक्स बदलेगा कि नहीं। उसने बोला है कि अगर आप एलिवेटर में रखते हो तो पता करो कि कितना अंदर जाता है। तो मैंने बोला अच्छा हो सकता है कि इसकी पोजीशन चेंज हो गई हो, अब ये x1 हो गया हो। कितना अंदर चला गया हो? भैया ये ऊपर जा रही है एलिवेटर, भारी हुई चीजें, तो ये और डूब जाएगा, ऐसा लगा मुझे कि ये और अंदर चला जाएगा। तो मैंने इसको क्या बोल दिया? x1 बोल दिया, ठीक है ना। चलो, तो बायंड फोर्सेस डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि वाटर है इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड।
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कैसे निकालोगे, सेम वही बेस एरिया एल स्क्वायर, लेकिन अब ये वाला जो लेंथ थी जो डूबी हुई थी उसको मैंने x1 मान लिया। देखते हैं ये वही आती है कि अलग आती है, देखते हैं। तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू x1 इंटू जी इज इक्वल्स टू m इंटू जी प्लस ए। अच्छा, मास को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वो तो वही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एल क्यूब वही रहेगा। हाँ, जो पूरा अंदर सबमर्ज हुआ है ना, अरे भाई सबमर्ज नहीं हुआ है, कंफ्यूज मत हुआ करो। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ये पूरे क्यूब का वॉल्यूम है और वो कितना आएगा, एल क्यूब आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, कंफ्यूज नहीं होना। यहां मैं पूरी बॉडी का मास लिख रहा हूं, पूरी बॉडी का मास है पूरी बॉडी की डेंसिटी इंटू पूरी बॉडी का वॉल्यूम, ठीक, इंटू जी प्लस ए, इंटू जी प्लस ए। एक गलती हो गई मुझसे यहाँ, मुझे यहाँ जी की जगह क्या लिखना चाहिए था, जी प्लस ए, जी प्लस ए, ठीक है, इफेक्टिव जी आ गया ना, अब इफेक्टिव जी आ गया है, ठीक। तो ये जी प्लस ए से कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एल स्क्वायर कट जाएगा इस एल से, तो क्या बचेगा, x1 इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू एल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपको रो दी गई है, कितनी दी गई है, रो दी गई है। तो x1 की वैल्यू कितनी आई, रो इंटू एल अपॉन रो डब्ल्यू, यही आ गई क्या, यही आ गई क्या। तो हम यहां बोलेंगे कि x1 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू लेंथ ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आई। मतलब x की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, x की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। आई बात समझ में, हाँ सर। मतलब अगर आप एक क्यूबिकल ब्लॉक को एक वेसल में डुबा दो जो x लेंथ तक डूबा हुआ था, ठीक है ना, फिर उसी वेसल को आप उठाकर एक एलिवेटर में रख दो और एलिवेटर को ऊपर ले जाओ ए एक्सेलरेशन से, तो अभी भी आपका ब्लॉक x ही डूबा रहेगा, अंदर ज्यादा नहीं डूबेगा। मेरे पास प्रूफ है। क्लियर बात है, हाँ सर क्लियर बात है, पक्का 100%, हाँ सर। चलो आगे बढ़े, प्लीज आगे बढ़िए सर, क्लियर करिए इसको, आ जाओ। नेक्स्ट इज द सैप इन ट्रीज। ओके, यहाँ पेड़ पौधों के खाने पीने की बात होने लग गई है। द सैप इन ट्रीज विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर इन समर राइजेज इन अ सिस्टम ऑफ कैपिलरीज ऑफ रेडियस आर। कैपिलरी एक्शन का क्वेश्चन है। सरफेस टेंशन आपको दे दिया है, अच्छा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको दे दिया है। डज सरफेस टेंशन अलोन अकाउंट फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर टू द टॉप ऑफ ऑल ट्रीज। आओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले फिर बात करेंगे। हमारे पास कैपिलरी एक्शन या कैपिलरी राइज या डिप्रेशन का एक फॉर्मूला था 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। था कि नहीं था, अरे हाँ कि ना, था कि नहीं था, बिल्कुल था, बिल्कुल था, जिसमें आर क्या होता था, रेडियस ऑफ ट्यूब, है ना। एच इज इक्वल्स टू 2, सरफेस टेंशन कितना दिया है आपको, 7.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 0, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रो जी आर, डिवाइडेड बाय रो जी आर। वाटर है तो डेंसिटी कितनी हो गई 1000, जी मैंने 9.81 ले लिया, और रेडियस आपको कितना दिया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ गया मेरा अस्त्र सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 7.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 9.81 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, कितनी आ गई, ओके 0.5936 मीटर्स, 0.5936 मीटर। आई बात समझ में, हाँ सर। इसको नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े। अच्छा, इसका एक पार्ट और है कि वो पूछ रहा है कि क्या भैया जो ट्रीज होती हैं, डज सरफेस टेंशन अलोन अकाउंट फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर टू द टॉप ऑफ ऑल ट्रीज। अच्छा, क्या जरूरी है क्या कि सरफेस टेंशन के कारण ही बस जितने भी पेड़ हैं उसमें इनके टॉप पर ये पानी पहुंच पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। हमने यहाँ पे हाइट कितनी निकाली, कैपिलरी राइज कितना निकाला, 0.59 समथिंग, 0.6 मीटर, है ना। भैया इससे ज़्यादा हाइट भी हो सकती है पेड़ों की, तो नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ सरफेस टेंशन के कारण ही ऐसा होता होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी जिसके कारण जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उन तक पानी ऊपर तक पहुंच पाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, The free surface of oil in a tanker at rest is horizontal. If the tank starts accelerating, free surface will be tilted by an angle theta. If the acceleration is alpha meter per second square, what will be the slope of the free surface? अच्छा, tan theta निकालना है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक टैंकर लेते हैं भाई। सबसे पहले तो टैंकर बनाओ, ये टैंकर है ना। इसमें जो फ्री सरफेस था पहले वो ऐसा था,
ठीक, ये फ्री सरफेस था पहले जब कोई एक्सेलरेशन नहीं था। थोड़े टाइम बाद हमने एक्सेलरेट किया इस वेसल को अल्फा एक्सेलरेशन से, तो हमने देखा कि फ्री सरफेस थोड़ा सा टिल्टेड हो गया है। फ्री सरफेस क्या हो गया है? टिल्टेड हो गया है, ठीक है ना। फ्री सरफेस क्या हो गया? ऐसे टिल्टेड हो गया है, ठीक है ना। कितना एंगल होगा भाई? मान लीजिए थीटा एंगल है, पतला पेन यूज कर लेता हूं। एंगल कितना टिल्ट हो गया भाई? थीटा एंगल टिल्ट हो गया, ठीक है भाई। तो अब इसी टिल्टेड सरफेस को आप देखते रहना। हाँ, ये जो टिल्टेड सरफेस है इस पर अगर मैं छोटा सा डीएम मास ले लूं, तो ये बोल सकता हूं क्या कि वो डीएम मास इक्विलिब्रियम पे होगा, कहीं खिसक नहीं रहा होगा, क्योंकि लगातार सरफेस ऐसे टिल्टेड बना हुआ है थीटा एंगल पे। हाँ कि ना? हाँ सर। तो मैं यहां मान रहा हूं कि मेरे पास क्या है? एक छोटा सा मास क्या है? डीएम है। ये दिखाने के लिए बड़ा बना रहा हूं, लेकिन है बहुत छोटा सा मास डीएम, बहुत छोटा सा मास डीएम, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, इस डीएम मास पे इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, डीएम इंटू जी कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा होगा, है ना। जैसे ही मैंने इस वेसल को एक्सेलरेट किया अल्फा एक्सेलरेशन से, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें सूडो फोर्स भी आ जाएगा? हाँ सर, आ जाएगा। सूडो फोर्स भी आने वाला है डीएम इंटू अल्फा का। अरे हाँ कि ना, एक्सेलरेशन इस साइड है तो सूडो फोर्स डीएम अल्फा इधर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, इधर आएगा। अच्छा, मैंने अभी आपसे शुरुआत में बोला था कि ये अब आपका सरफेस हो चुका है, ये ब्लैक वाला हटा देता हूं, ये अब आपका सरफेस हो चुका है। तो इस सरफेस पर ये मास क्या है भाई? इक्विलिब्रियम में है। किस पे है? इक्विलिब्रियम पे। अच्छा देखो, ये जो डीएम इंटू अल्फा है ये क्या है आपका? सूडो फोर्स। क्या है भैया? ये सूडो फोर्स है ना। ध्यान से देखो, तो यहां पर इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन्ड है, इस सरफेस पर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, तो डीएम पे लगने वाला मास अलोंग दिस सरफेस, डीएम पे लगने वाला फोर्स, डीएम पर लगने वाला फोर्स क्या होने वाला है? नेट फोर्स 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने बोला सर कि इस सरफेस पर ये जो डीएम मास है ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? अलोंग दिस सरफेस 0 होना चाहिए। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। तो आइए हम कंपोनेंट करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो यहां पर इस डीएम इंटू अल्फा का क्या कंपोनेंट आने वाला है? डीएम कॉज अल्फा। नहीं, अरे हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, इस डीएमजी का एक कंपोनेंट अलोंग दिस सरफेस भी तो होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा ना। इसका एक कंपोनेंट इधर आने वाला है, ठीक, इसका भी एक कंपोनेंट इधर आने वाला है। नहीं समझ में आई बात? अरे यार देखो ना यार, ये डीएम है, डीएम का एक कंपोनेंट कॉज अल्फा, एक साइन अल्फा होगा। हमको साइन अल्फा से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको अलोंग दिस सरफेस देखना है। वैसे ही इस डीएमजी का एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस आएगा और एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा, ठीक। तो जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा वो ये होने वाला है, एंगल कितना होगा इसका भी? थीटा। और ये कंपोनेंट आएगा, ये कितना होगा? डीएमजी साइन थीटा। हाँ कि ना? क्लियर है कि नहीं? तो अब आप ये देखो कि इस डीएम मास पर अलोंग द सरफेस, इस सरफेस पे लगने वाले दो फोर्स हैं, एक है डीएम कॉज अल्फा जो कि सूडो फोर्स का कंपोनेंट है, और एक है डीएमजी साइन थीटा। क्या ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे? तभी जाकर नेट फोर्स 0 होगा, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ सर, तो हम लिख रहे हैं एट इक्विलिब्रियम हम ये बोल सकते हैं डीएम कॉज अल्फा इज इक्वल टू कॉज अल्फा नहीं होगा, कॉज अल्फा क्यों होगा यार? डीएम अल्फा कॉस थीटा होगा ना। क्या यार सर यार, डीएम अल्फा कॉस थीटा होगा ना, एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो डीएम अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल टू डीएमजी साइन थीटा। अरे भैया ये डीएम अल्फा था, ये फोर्स था, तो इसका एक कंपोनेंट ये हुआ डीएम अल्फा कॉस थीटा, ठीक है ना, मैंने गलती से लिख दिया था। चलिए तो आप देखिए क्या कटेगा? डीएम कट जाएगा। ओके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन जी। हाँ कि ना? समझे कि नहीं समझे? तो थीटा इज इक्वल टू, अच्छा स्लोप पूछा है कि एंगल पूछा है? व्हाट विल बी द स्लोप? स्लोप पूछा है, तो हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल कर देंगे और वो क्या होगा? अल्फा बाय जी। दिस इज नथिंग बट स्लोप, दिस इज नथिंग बट स्लोप। हाँ समझ में आया? हाँ सर एकदम A to Z समझ में आया। बढ़िया शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते, देखो इसका सीधा फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो। एक्सेलरेटेड वेसल जब हम कर रहे हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू A बाई जी हमने निकाला था, है ना? वहां भी यही किया था, यहाँ भी हम यही कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट
Two mercury droplets of radii 0.1 centimeter and 0.2 centimeter collapse into one single drop. अच्छा, दो ड्रॉप से एक ड्रॉप बन रही है, ठीक है। What amount of energy is released? ऑब्वियस सी बात, एनर्जी रिलीज होगी। देखते हैं, the surface tension of mercury is this. ओके, क्या हो रहा है, दो ड्रॉप है यहाँ पर, एक ड्रॉप ये, एक ड्रॉप ये मर्ज होंगी और क्या बनाएंगी, एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगी। तो मान लीजिए इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, तो ये मिलाकर हमको क्या देंगी, एक बड़ा रेडियस r देंगे कि नहीं देंगी? हाँ सर। अच्छा, जो दोनों का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम आपको ऐड होके मिलेगा। अगर इसका वॉल्यूम v1 है, इसका v2 है, तो ये बड़ा वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा, कैपिटल V। तो हम बोल सकते हैं v इज नथिंग बट बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू v, ठीक है। ये क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब होगा, ठीक है। 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई गया, ठीक है। कहाँ गया मेरा अस्त्र शस्त्र, आ जाओ। तो r क्यूब इज इक्वल टू r1 कितना है भैया, 0.1 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस 0.2 सेंटीमीटर का क्यूब, कितना हो जाएगा भाई, 0.1 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब, कितना हो गया भैया ये, ठीक है। तो क्यूब रूट निकाला तो रेडियस आ गया भैया हमारा कितना, रेडियस यहाँ से आपने निकाला तो आया 0.208 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया आपका रेडियस। अच्छा 0.208 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2.08 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। मीटर में लिख के रख ले रहा हूं क्योंकि एनर्जी का काम है, आगे जाके काम आ सकता है मीटर में। अब एनर्जी रिलीज की बात कर रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। देखो हम जानते हैं कि जब भी कोई सरफेस बनता है, जब भी कोई सरफेस बनता है तो सरफेस एनर्जी की जरूरत होती है। जब भी कोई सरफेस बनता है तो सरफेस एनर्जी की जरूरत होती है, और सरफेस एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला हमने लिखा है T इंटू डेल्टा ए, S इंटू डेल्टा ए भी लिखते हैं। T इज सरफेस टेंशन, T इज सरफेस टेंशन, ठीक। एंड डेल्टा ए इज द चेंज इन एरिया, डेल्टा ए इज द चेंज इन एरिया, A2 माइनस A1। तो देखो पहले एरिया ये था, फिर एरिया ये बन गया, हाँ कि ना, हाँ सर। मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है और इसका एरिया कैपिटल A है। तो हम डेल्टा A कैसे निकाल सकते हैं भैया, हम डेल्टा A निकाल सकते हैं A माइनस A1 प्लस A2 से, हाँ कि ना, हाँ सर निकाल सकते हैं। ओके, तो डेल्टा A निकालने के लिए मेहनत करनी है हमको। इसका एरिया क्या होगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस इसका एरिया क्या होगा A1 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस 4 पाई R2 स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। वैल्यू पुट करो, फटाफट वैल्यू पुट करो। डेल्टा A इज इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर यानी कि 0.208 का स्क्वायर माइनस 4 पाई बाहर निकाला मैंने कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचा, R1 का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, यही बचा क्या, हाँ सर यही बचा। आओ उसको सॉल्व करते हैं। 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर इंटू 4 पाई माइनस मल्टीप्लाई किया, कितना आया, ये आया माइनस 0.6283। ये कितना आएगा, 0.208 का स्क्वायर इंटू 4 पाई 0.543, 0.543। तो डेल्टा ए आपके पास कितना आ गया, माइनस 0.6283, यानी कि माइनस में आ रही है वैल्यू, और वो वैल्यू कितनी है, माइनस 0.0846, ठीक है ना। ये आ गई भैया आपकी चेंज इन एरिया की वैल्यू, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, पक्की बात है। एरिया देखो जुड़ के, इन दोनों का एरिया जुड़ के ज्यादा नहीं हुआ है। ये दोनों एरिया जब जुड़े तो जो एरिया बना रिजल्टेंट वो कम निकला है। देखो ना आप, A माइनस जब आपने A माइनस A1 प्लस A2 किया तो ये वाली वैल्यू बड़ी थी, तभी वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। अच्छा, अब आप सरफेस एनर्जी अगर निकालना चाहो, देखो सरफेस एनर्जी अगर निकालना चाहो तो सरफेस टेंशन की वैल्यू है कितनी, 435.5 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.0846, ठीक। लेकिन आप देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, मतलब 10⁻² का होल स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 10⁻⁴, ठीक है। तो आप देखो इसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर और यहाँ पर है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो आंसर किस में आना चाहिए, जूल में आना चाहिए।
क्लियर बात है? सॉल्व करें इसको, आओ सॉल्व करते हैं। इंटू 10⁻⁴ इंटू 435.5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर आपकी जो सरफेस एनर्जी आई है, यहाँ लिख देता हूँ, जो सरफेस एनर्जी आई है वो आई है -3.68 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये नेगेटिव क्यों आ गई यार? ये सरफेस एनर्जी नेगेटिव क्यों आ गई? क्योंकि जब आप ये सरफेस बना रहे थे तो जो एनर्जी आपको मिली है वो आपने एब्जॉर्ब की है, आपने रिलीज नहीं की है, एनर्जी रिलीज नहीं की है, आपने एनर्जी क्या कर ली है? एब्जॉर्ब कर ली है ये सरफेस बनाने के लिए। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। ये जब दोनों जुड़े तो जो एनर्जी प्रोवाइड की गई थी वो एनर्जी क्या कर दी गई भाई? एब्जॉर्ब कर ली गई। ये नेगेटिव साइन वही बता रहा है आपको। क्लियर बात? एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड हियर, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड हियर। पक्का? आई बात समझ में? हाँ सर। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क करता हूं इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। क्या क्वेश्चन है? ओ हो, वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन लेकिन थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व कर दी गई है। इफ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ब्रेक्स इनटू स्मॉलर ड्रॉप, एन ड्रॉप्स में मान लो तोड़ दी गई, इट रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ ड्रॉपलेट्स। अच्छा, टेम्परेचर कम हो जाता है, ओके। Let a drop of radius r break into n small droplets, each of radius r. Estimate the drop in temperature. Estimate the drop in temperature. अच्छा, हम ये जानते हैं by volume conservation कि अगर एक बड़ी ड्रॉप टूट के छोटी छोटी ड्रॉप बनेगी तो वॉल्यूम सबका सेम रहने वाला है। सबका मतलब सम करेंगे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं जो बड़ी वाली वॉल्यूम है, जो बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम है वो बराबर होगा छोटी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम इनटू कितनी नंबर ऑफ ड्रॉप में वो टूटी है ना, जिसमें आपने बोला है कैपिटल एन। इसको क्या बोला है? कैपिटल एन। फिर से रिपीट करता हूं, यह है भाई एक ड्रॉप, एक जो बड़ी वाली ड्रॉप था उसका वॉल्यूम, ये टूट के बनी है एन नंबर ऑफ ड्रॉप, तो एन नंबर ऑफ ड्रॉप जो बनी होंगी उनका भी कुछ वॉल्यूम होगा, तो ये क्या होगा? इसके बराबर होने वाला है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ये क्या होगा? 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इंटू एन टाइम्स ऑफ 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। ठीक, देखो ना, छोटी रेडियस आर में टूटी है जो ड्रॉप बनी है नई छोटी छोटी, तो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई गया, तो आप यहां से बोल सकते हो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितनी आई होंगी भाई? कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। आई बात समझ में? हाँ सर, आ गई। वो बोल रहा है आगे क्या, जब लिक्विड ड्रॉप ब्रेक होती है छोटी छोटी एन ड्रॉप्स में तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? गिर जाता है। अब आप मुझे बताइए कॉमन सेंस से कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर कम कब होगा? जब वो एनर्जी रिलीज करेगी तब, या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तब? ऑब्वियस सी बात है कि जब अपनी बॉडी एनर्जी रिलीज करती है तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है। ठीक, ये एनर्जी कौन सी है? एनर्जी कौन सी है भैया? एक बड़ा सरफेस टूट के छोटे छोटे एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स का सरफेस बन रहा है तो सरफेस एनर्जी तो रिलीज होने वाली है, तो यहां कहीं ना कहीं सरफेस एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी और उसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक, चेंज इन सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे? बड़ी ड्रॉपलेट का एरिया माइनस एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट जो बनी है उनका एरिया मल्टीप्लाई कर दो। हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है, तो बड़ी ड्रॉपलेट का एरिया क्या होगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एन टाइम्स ऑफ 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। मानोगे कि नहीं? इससे कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 4 पाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, इसको उठाओ, यहां पुट करो तो आपको सरफेस एनर्जी मिल जाएगी और वो कितनी होगी? टी टाइम्स ऑफ 4 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एन आर स्क्वायर। ये है वो सरफेस एनर्जी जो ड्रॉपलेट क्या करेगी? रिलीज करेगी, जिसके कारण टेम्परेचर क्या होगा? ड्रॉप होगा। तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा कि जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसी से टेम्परेचर क्या हुआ? ड्रॉप हुआ। क्लियर है? तो चलो हम देख सकते हैं सरफेस एनर्जी जो रिलीज होगी उसी के कारण क्या होगा? ड्रॉपलेट का टेम्परेचर गिरेगा और वो क्या होगा? ms डेल्टा टी के बराबर। याद है हमने निकाला था फॉर्मूला डेल्टा क्यू, क्यू इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, जिसमें s क्या होता है? स्पेसिफिक हीट ऑफ जो भी सब्सटेंस है। यहाँ वाटर है तो वाटर ले लेंगे, है ना? वाटर ही है ना? हाँ, स्मॉल ड्रॉपलेट है तो वाटर की ड्रॉपलेट मान लेंगे। ठीक है, सरफेस एनर्जी कितनी आई है? सरफेस एनर्जी आई है T इंटू 4 पाई इंटू
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एन स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मास को आप क्या लिख सकते हो, मास को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो क्या? अरे हाँ कि ना, हाँ सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक, पहले बड़ी ड्रॉप थी हमारे पास, बड़ी ड्रॉपलेट थी है ना, उसी का तो टेम्परेचर डाउन होगा, तो भैया हम बोल सकते हैं उसका मास कितना होगा, डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने लिख लिया, डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लो यहाँ पर, ठीक है, इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। अब आपको क्या निकालना है, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना लोअर हुआ, आपको ये डेल्टा टी निकालना है, क्या निकालना है, डेल्टा टी। ठीक, 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई हटा दो, ठीक है, और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, एस 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 डेल्टा टी। आपको डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। डेल्टा टी को इस तरफ रखो, इसको नीचे ले आओ, बाकी कुछ नहीं बचेगा, नीचे आर क्यूब आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/r, ये हो जाएगा माइनस NR स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। आराम से सॉल्व कर लोगे, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। समझना था कंसेप्ट कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे बड़ी वाली ड्रॉपलेट का क्या हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। आई मेरी बात समझ में? तो हमको यहाँ पे क्या बैलेंस करना था, एनर्जी बैलेंस करना था। क्लियर, पक्का 100%। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सरफेस टेंशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज दिस एंड दिस। क्या सरफेस टेंशन दिया है आपको और वेपर प्रेशर दिया, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट विच कैन फॉर्म विदाउट इवेपोरेटिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओ आपको वाटर ड्रॉपलेट का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या भाई, क्या जानते थे हम जानते थे एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है ना, वाटर ड्रॉपलेट के लिए वो होता था 2 सिग्मा बाय आर, या आपने पढ़ा होगा 2s बाय आर, है ना। सरफेस टेंशन है, सिग्मा और एस क्या है भाई, सरफेस टेंशन है, ठीक है ना। यहाँ एक्सेस प्रेशर आपको दिया हुआ है वाटर का वेपर प्रेशर के फॉर्म में, जो कितना है 7.28 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन कितना दिया है, दिख क्यों नहीं रहा मुझे, अरे सॉरी, मैंने एक्सेस प्रेशर की जगह सरफेस टेंशन लिख दिया। ये है एक्सेस प्रेशर 2.33 इंटू 10⁻3, ठीक है ना। सरफेस टेंशन कितना दिया है 7.28 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय रेडियस, तो आपको निकालना है, तो चलो रेडियस निकाल लो भैया। तो 2 इंटू 7.28 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2.33 इंटू 10⁻3। ओके, द आंसर इज R is equal to 6.248 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ठीक है। क्लियर, आंसर आ गया है, ठीक है ना। मेथड एकदम सही है, फॉर्मूला एकदम सही है ना। हो सकता है कि आपका ये आंसर मेरे, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो गई हो, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूं, लेकिन मेथड एकदम सही है, प्रोसीजर एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ें, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद हम इस लेक्चर को करने वाले हैं एंड। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इररिलेवेंट होते हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि उन क्वेश्चंस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, जो आपके कंसेप्ट्स के अंदर आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। बाकी जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको करने से आपको कुछ ज़्यादा गेन नहीं मिलने वाला, कंसेप्चुअली आप कुछ ज़्यादा गेन नहीं करोगे, ऐसे क्वेश्चन को करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, वो एक टाइम वेस्ट ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन हम करेंगे लॉन्ग आंसर का और उसके बाद खत्म करेंगे अपने लेक्चर को। तो चलिए, प्रेशर डिक्रीजेस एज वन असेंड्स द एटमॉस्फेयर इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज रो, व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर dp ओवर डिफरेंशियल हाइट dh। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आइए, क्या दिया हुआ है भाई आपको, आ जाओ। आपको बोला है प्रेशर डिक्रीजेस एज वन असेंड्स इन द एटमॉस्फेयर। अगर आप ऊपर की तरफ जाते आते हो तो प्रेशर डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जब आप जमीन पर रहते हो तो आपके ऊपर हवा जो है उसका कॉलम बहुत ज्यादा होता है ना। हवा को जो कॉलम होता है, हवा की जो हाइट होती है, एयर का जो कॉलम होता है वो काफी ज्यादा होता है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो तो आपके सर के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसकी क्या होती है, क्वांटिटी कम होती जाती है। तो इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी क्या होती है, कम होती जाती है जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो, ठीक है। ओके, इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज रो, व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर dp ओवर डिफरेंशियल हाइट dh। बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। मान लीजिए मेरे पास कोई एक मैंने एलिमेंट ले लिया है ना, कोई एक एलिमेंट ले लिया, आप जानते हो किसी h हाइट पे जाके एलिमेंट ले लिया। ध्यान से सुनिएगा, जिसकी छोटी सी हाइट मैंने dh ले ली है ना, एरिया मैंने a ले लिया, नीचे से उस पर जो प्रेशर लग रहा है और ऊपर से जो उस पर प्रेशर लग रहा है उसमें अंतर होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप dh हाइट ऊपर चले गए, हाँ कि ना। चलिए,
तो हम जानते हैं नीचे से जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर ज्यादा होगा और ऊपर से जो प्रेशर लगेगा वो प्रेशर कम होगा, ठीक है ना। अब क्योंकि ये एलिमेंट एक इक्विलिब्रियम वाला एलिमेंट है, क्या बताना चाह रहा हूं समझना। मैंने एक एयर में क्या लिया, एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया, छोटा सा पार्सल कंसिडर कर लिया, छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसकी हाइट है डी और एरिया क्या है ए। मैं जानता हूं कि इस पार्सल में नीचे से लगने वाला है प्रेशर ज्यादा होने वाला है। मैंने अभी आपको बताया ना कि जब आप ऊपर उठते जाते हो तो प्रेशर कम होता जाता है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, तो ये वाला प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर वाला प्रेशर कम हो गया, ठीक है सर। ऐसे भी समझ सकते हो कि नीचे की तरफ आते जाओगे, डेप्थ बढ़ती जाएगी तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक। अब क्योंकि ये पार्सल क्या है भाई, ये पार्सल जो है वो इक्विलिब्रियम में है। किस में है ये पार्सल? इक्विलिब्रियम में है। तो हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा उसको कौन बैलेंस करेगा? इसका वेट। जो नेट फोर्स आने वाला है वो कौन बैलेंस करेगा? इसका वेट। तो चलिए P प्लस डी पी इंटू ए माइनस P इंटू ए इज इक्वल्स टू एम जी। अच्छा चलिए, m की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? m की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? हम m की वैल्यू लिख सकते हैं भैया डेंसिटी। जो आपने ये पार्सल कंसिडर किया है, जो एलिमेंट कंसिडर किया है उसकी डेंसिटी। अच्छा, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप इस पार्सल का? एरिया इंटू हाइट ADH, है ना। रो इंटू वी इज मास इंटू जी। ये हो गया आपका क्या? वेट हो गया, ठीक है। तो P प्लस डी पी, या हम बोले PA प्लस डी पी इंटू ए माइनस पी इंटू ए, ये माइनस पी ए से प्लस पी ए कट गया, तो आप बोल सकते हो छोटा सा स्मॉल चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल्स टू रो इंटू ए इंटू डी एच इंटू जी। यहाँ से ए काट दो, तो आप स्मॉल चेंज इन प्रेशर क्या बता सकते हो? रो जी डी एच। क्या बता सकते हो? रो जी डी एच। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ सर, समझ में आ गई। अच्छा, यहां पर एक माइनस साइन में लगा देना चाहूंगा, इसलिए लगा देना चाहूंगा क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई है? हाँ सर, हमको आपकी बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? Consider the pressure P to be proportional to density. ठीक है, P is directly proportional to density. Find the pressure P at a height h if the pressure on the surface of the earth is P naught. चलिए, वेरी गुड। हम ये बोल रहे हैं कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो डेंसिटी है एयर की वो रो नॉट है, और जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो P नॉट है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है भैया। और ये भी बोला गया है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू रो अपॉन रो नॉट। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ सर, बोल सकते हैं, ठीक है सर, ओके। तो यहां से हम बोल सकते हैं डेंसिटी इज नथिंग बट P इंटू रो नॉट, या मैं बोलूं रो नॉट अपॉन P नॉट इंटू P। रो नॉट अपॉन P नॉट इंटू P। ये किसकी वैल्यू आ गई? डेंसिटी की वैल्यू आ गई। आइए इसका हम क्या करेंगे, ये हमको क्वेश्चन बताएगा। देखिए, considering the pressure P to be proportional to density, find the pressure P at a height h if the pressure on the surface of the earth is P naught। आपको एक हाइट h पर प्रेशर पता करना है, ठीक है भाई। कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं इस इक्वेशन से, देखो हम जानते हैं dP इज नथिंग बट माइनस रो जी डी एच, हाँ कि ना। और रो की वैल्यू आपने निकाल ली है तो निकालो भाई फटाफट। dP इज इक्वल्स टू, रो की वैल्यू क्या रखोगे? रो नॉट अपॉन P नॉट इंटू P इंटू जी इंटू डी एच, ठीक है ना। क्या किया है? रो की जगह हमने वैल्यू पुट की है रो नॉट इंटू पी अपॉन पी नॉट, रो नॉट इंटू पी अपॉन पी नॉट। अब ध्यान से देखो, इस P को मैं यहां से चुरा लूं और इसके पास ले जाऊं? हाँ सर, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जी डी एच, ठीक। इंटीग्रेट कर दो भैया इसको, क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। अब आप जानते हो कि सरफेस पे, मान लो अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ के सरफेस पे आपने डेंसिटी कितनी ली है? रो नॉट। प्रेशर कितना लिया है? P नॉट। यहां से आप हाइट मेजर कर रहे हो तो हाइट आप मान लो भैया कितनी है? 0। और आपको किसी h हाइट पे जाके क्या पता करना है? प्रेशर पता करना है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। तो आपको जो इंटीग्रेट करना है उसमें हाइट की लिमिट क्या आएगी? 0 से लेके h, ठीक है। और यहाँ प्रेशर की लिमिट क्या आएगी? P नॉट से लेके P। चलिए, जब आपकी हाइट कितनी थी? 0, h इज इक्वल्स टू 0, तो प्रेशर था कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट। और जब आपकी हाइट h पहुंची तो प्रेशर कितना हो गया? P। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात से? नहीं सर, कोई भी परेशानी हमको नहीं। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसको इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? ln P। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? P नॉट से लेके P तक, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस रो नॉट अपॉन P नॉट,
रो नॉट अपॉन पी नॉट इंटू जी आप निकाल लो बाहर, और इंटीग्रेट करना है आपको डी को, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से के h तक। इंटीग्रेट कर दूं लगे हाथ, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, h होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा h, लिमिट चढ़ेगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से h तक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। आओ इसमें देखते हैं क्या होगा, ln p माइनस पी नॉट यानी कि p अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस रो नॉट अपॉन पी नॉट इंटू जी एच। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, कोई भी परेशानी हमको नहीं है। तो चलिए आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया आपके पास, ये फॉर्मूला आ गया। अब आपसे वो पूछ रहा है क्या, कंसीडरिंग द प्रेशर P टू बी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, रख लिया हमने। फाइंड द प्रेशर P एट हाइट h इफ द प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज P नॉट। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। आप किसी भी हाइट h पर क्या निकाल सकते हो, प्रेशर निकाल सकते हो, या किसी भी प्रेशर पर आप बता सकते हो कि आप किस हाइट पर हो, ग्राउंड से, अर्थ के सर्फेस से। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर। तो चलिए ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया और ये हमने दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लिया। आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं। इफ पी नॉट इज 1.03, अब देखो वो वैल्यू पुट करवा रहा है। पी नॉट की वैल्यू आपको दे दी है, रो नॉट की वैल्यू आपको दे दी है, जी की वैल्यू आपको दे दी है। एट व्हाट हाइट विल द प्रेशर ड्रॉप टू 1/10 टू द वैल्यू एट द सर्फेस ऑफ अर्थ, मतलब पी की वैल्यू कितनी हो जाए, पी नॉट बाय 10 हो जाए। लो क्या करोगे, क्या करोगे, उठाओगे वैल्यू यहां पुट कर दोगे। P की जगह क्या पुट करोगे, P नॉट बाय 10। अरे भैया P की जगह क्या पुट करोगे, P नॉट बाय 10। बाकी आपको रो नॉट की वैल्यू दे दी है, आपको P नॉट की वैल्यू दे दी है, G की वैल्यू दे दी है ना, P नॉट की वैल्यू गिवन है। सीधे सीधे क्या करना, सॉल्व करना, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाइट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, पक्का 100%। चलो ये हो गया थर्ड पार्ट आपका सॉल्व। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, दिस मॉडल ऑफ एटमॉस्फेयर वर्क्स फॉर रिलेटिवली स्मॉल डिस्टेंसेस, मतलब आप ज्यादा हाइट ऊपर नहीं जा सकते, थोड़ी हाइट के ऊपर आप ये कैलकुलेशन लगा सकते हो। मतलब अर्थ के सरफेस से ज्यादा हाइट ऊपर आप अगर आप जाओगे तो ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ये फेल हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया जब आप अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर भी चेंज होने लगेगा, और टेम्परेचर पे भी क्या करती है भैया, एयर की डेंसिटी डिपेंड करती है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो डेंसिटी वहां से भी चेंज होने लग जाएगी। इसलिए हम रिलेटिवली स्मॉल हाइट के लिए ये बात करते हैं। समझ में आई ये चीजें कि नहीं समझ में आई? दो ही चीज इंपॉर्टेंट थी, एक तो पहला पार्ट और एक दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में तो उसने क्या किया है, इस वाले पार्ट में वैल्यू पुट करवा दी है, बस वो आपको सॉल्व करना है। और चौथा पार्ट भी बहुत अच्छा है, वो बोल रहा है कि बताओ ज्यादा हाइट के ऊपर जाके आप ये कैलकुलेशन क्यों फेल कर रही है। तो आपने बताया क्योंकि जब आप बहुत ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, और टेम्परेचर के चेंज होने से डेंसिटी भी चेंज हो रही है, इसलिए कैलकुलेशन फेल हो रही है। आई बात समझ में? हाँ सर, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन के साथ ही हम करते हैं इस एग्जाम्पलर के सीरीज के लेक्चर को भी हम खत्म करेंगे, और नेक्स्ट एग्जाम्पलर सीरीज में हम आपसे मिलेंगे। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com, जहां पर आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिल जाता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का। मान लीजिए आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, आप क्लास 11 पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 11 के सारे लेक्चर्स यहाँ मिलेंगे। मन है आपका 11th फिजिक्स पढ़ने का, आप यहाँ क्लिक करोगे तो मैं आपको 11th फिजिक्स पढ़ाता हुआ यहाँ मिलूंगा। मेरे सारे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये देखिए यहाँ पे अरेंज किए गए हैं। अब आपका मन कर गया कि भाई कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, आप कंसेप्ट ऑफ फोर्स पे क्लिक करोगे, मैं आपको कंसेप्ट ऑफ फोर्स पढ़ाता हुआ यहाँ पर मिल जाऊंगा। ठीक है, हमारी आइडियोलॉजी ये है मैग्नेट ब्रेन्स की कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट भी एकदम टॉप नॉच देते हैं। क्या देते हैं? कंटेंट भी एकदम टॉप नॉच देते हैं। आई बात समझ में? बदले में हम थोड़ा सा मोटिवेशन चाहते हैं, और वो मोटिवेशन हमें कैसे मिलेगा? आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके आग की तरह हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं डिफरेंट लोगों तक। इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपके लिए और भी नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पलर सीरीज़ में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।